नमस्कार आप सभी को। आज का अपना टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक बॉटनी से चावल के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी कॉमन सा टॉपिक होता है, बट सारा का सारा जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमारे क्वेश्चन क्या रह सकते हैं उसके हिसाब से हम पिन पॉइंट लेवल पे सारी बातें करेंगे। देखो, नाम तो आप सब जानते हैं, ओराइजा शटाइवा। और एक जो चीज़ आपको कंपेयर करनी पड़ सकती है वो होता है कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर। आपको जो प्लांट्स हैं उनके बारे में, जो इकोनॉमिक प्लांट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे गेहूं के लिए बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 था, तो चावल के लिए बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो 12 है, पहली बात। दूसरी बात, जो हम गेहूं खाते हैं वो हेक्साप्लॉइड था, बट चावल जो हम काम में लेते हैं वो मेनली क्या है, डिप्लॉइड प्लांट है। तो जेनेटिकली या साइटोलॉजिकली या क्रोमोसोम लेवल के ऊपर एक छोटी सी बात है कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है वो चावल का 12 होता है, और ये डिप्लॉइड चावल है वो हम काम में लेते हैं। टैक्सोनॉमी के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया अगर आप देंगे तो फैमिलीज का पोएसी है, पुराना नाम इसी का ग्रैमिनी था ना। ग्रैमिनी के अलावा भी बहुत ऐसे फैमिली के नाम थे जो आईसीबीएन के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उनको बाद में चेंज किया गया। तो प्लांट टैक्सों में आप पढ़ते हो, और जो आईसीबीएन के रूल्स रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, उनमें ये चीज़ आती भी है कि लुईस कोड के बाद में काफ़ी सारे नाम चेंज किए गए थे, और उसमें एक नाम ये भी था कि ग्रैमिनी को पोएसी हम कन्वर्ट करके रिसेंटली हम पोएसी बोलते हैं। अब इसके बाद में दो चीज़ें हैं कि एक तो आपको उसकी सब फैमिली पता होनी चाहिए। तो सब फैमिली है पोएडी, और ऐसे ही जो ट्राइब है वो है ओराइजी। तो इसका ट्राइब सबसे छोटा है ओराइजी, उसके बाद में सब फैमिली है पोएडी और फैमिली पोएसी। वैसे बॉटनिकल नाम ओराइजा सटाइवा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर 12 है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। पहली बात हम ये कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चावल यानी कि जो ओराइजा सटाइवा है उसमें ओराइजा जीनस का नाम है। तो अगर जीनस वाइज बात करेंगे कि ओराइजा जीनस का नाम है, और इस जीनस की मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा जहाँ पे है वो आंसर तो होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो ओराइजा जीनस और इसकी जो स्पीसीज हैं उनकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। इसलिए सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर जीनस, ये चावल की बात नहीं है, केवल ओराइजा जीनस की बात है कि ओराइजा जो स्पीसीज जो है, सॉरी जीनस जो है, ओराइजा जीनस का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो आपको ध्यान देना है कि अफ्रीका है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर चावल क्या है, यानी कि ओराइजा अगर सटाइवा की बात होती है कि उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, तो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन आपको वेविलॉग के अकॉर्डिंग देना है इंडिया। तो दो लेवल हो गए हैं। अगर ओनली जो हम एडिबल चावल की बात कर रहे हैं उसका सेंटर पूछा जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू वेविलॉग क्या है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी जो मेन इंडियन सेंटर है वो है, इंडो चाइना वो सब नहीं है, ओनली इंडिया जो है वो राइट आंसर है। जीनस की बात करेंगे तो अफ्रीका है। ठीक है, तो दो कन्फ्यूजन आपको रह सकते हैं। जीनस का डाइवर्सिटी अफ्रीका में है, लेकिन चावल जो एडिबल है ओराइजा सटाइवा उसकी मैक्सिमम जो वैरायटीज हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है उसके आधार पे दिया जाता है। और वेविलॉग ने अलग अलग प्लांट्स के लिए सेंटर ऑफ ओरिजिन और प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपको आंसर क्या देना है, आपका आंसर आएगा इंडिया। ओके, इसके बाद में अगर देखें अपन कि मेनली अपन जो चावल काम में लेते हैं वो डिप्लॉइड चावल है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल या एम्ब्रियोलॉजिकल वर्क के हिसाब से बात करें तो हैप्लॉइड राइस हैं वो भी बनाए गए हैं। हैप्लॉइड राइस बनाने का जो मेन मकसद होता है, आप कोई भी हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं तो वो प्योर लाइन के हिसाब से हो सकता है या म्यूटेशनल स्टडीज़ के लिए हो सकता है। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक नाम तो हम पढ़ते हैं गुहा एंड माहेश्वरी का, जिन्होंने एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स तैयार किए थे दतुरा के अंदर।
तो गुहा एंड माहेश्वरी ये दोनों तो आते हैं जब आप दतुरा के अंदर जो पोलन से हैप्लॉइड बनाते हो वहाँ पे नाम आता है। लेकिन राइस के अंदर जो हैप्लॉइड प्लांट्स हैं वो भी गुहा ने 1970 के अंदर जो इन विट्रो टेक्निक्स हैं उनसे प्राप्त किए थे। लेकिन इनसे पहले जो हैप्लॉइड प्लांट हैं वो निजिकी एंड ऊनो ने 1968 के अंदर तैयार किए थे। तो एक्सपेरिमेंटली या इन विट्रो हैप्लॉइड राइस है वो बनाए गए हैं। दो नाम आपको ध्यान देने हैं। अगर इंडिया के रिलेशन में बात होगी तो गुहा का आपको पता होना चाहिए, और वर्ल्ड वाइड अगर बात हो रही है तो निजिकी एंड जो ऊनो है उन्होंने इन विट्रो टेक्निक्स की सहायता से हैप्लॉइड राइस तैयार किया था। ओके, अब इसके बाद में अगर हम ये बात करें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चावल की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी या कौन सा प्लांट है या उसका नाम क्या है जो सबसे ज़्यादा खेती जिसकी होती है, तो मोस्ट ग्रोन का मतलब सबसे ज़्यादा खेती जिसकी होती है वो है ओराइजा सटाइवा। यानी कि हम जो चावल यूज़ करते हैं वो ओराइजा सटाइवा ही है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो खेती है वो इसी की होती है। लेकिन दूसरी स्पीसीज और है, उसका नाम है ओराइजा ग्लोबेरिमा। इसका भी कल्टीवेशन होता है, लेकिन कुछ निश्चित इलाके हैं उन्हीं में होता है, जैसे कि वेस्टर्न अफ्रीका। तो मेन जो क्रॉप ली जाती है वो ओराइजा सटाइवा है, लेकिन दूसरी जो क्रॉप है वो ओराइजा ग्लोबेरिमा की भी ली जाती है। तो ऐसा तो कोई आपका हाई लेवल का क्वेश्चन होता है वहाँ मुझे आपको मिल सकती है। इसके बाद में एक जो पार्ट आता है कि जैसे एक तो सेंटर से क्वेश्चन होता है, एक जो प्राचीन जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए उनसे भी क्वेश्चन होता है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो कल्टीवेशन रिकॉर्ड है कि चावल की खेती का सबसे पुराना जो प्रमाण है वो चाइना के अंदर जो खुदाई हुई है, एक्सकेवेशन अपन खुदाई को बोलते हैं, और ये पर्टिकुलर जगह का नाम है यूंग शेव। तो यूंग शेव जो एक्सकेवेशन साइट है वहाँ लगभग 2600 BC पहले के कल्टीवेशन के रिकॉर्ड्स मिले हैं कि चावल की खेती वहाँ पे होती थी। अगर इंडिया की बात करेंगे आप तो इंडिया के अंदर आपको ध्यान देना है उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है जयपुर ट्रैक्ट। तो एक हिली एरिया है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरिया है, ट्रैक्ट है, बहुत सारे पहाड़ी एरिया का पूरा एक श्रृंखला है जयपुर ट्रैक्ट। वहाँ पे काफ़ी सारी डाइवर्सिटी जो है वो चावल की पाई जाती है। और इस डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो है ओराइजा इंडिका, एक है ओराइजा जैपोनिका। अगर हम इनको देखें तो एक्चुअल में जो हमारा अभी हमने बात किया कि जो वेस्टर्न अफ्रीका है उसके अंदर ग्लोबेरिमा की खेती होती है, और वैसे भी अफ्रीका है वो बहुत सारी स्पीसीज़ के लिए डाइवर्सिटी का सेंटर भी है। तो वैसे ही यहाँ पे जो पर्टिकुलर ग्रास रही हुई है वो है ओराइजा लॉन्ची स्टेमिनाटा। ये पेरिनियल ग्रास है ना, राइस अपने आप में ग्रास ही होता है, राइस की वैरायटी है वाइल्ड पेरिनियल राइस जिसको अपन ओराइजा लॉन्जी स्टेमिनाटा कहते हैं। उससे बाद में ओराइजा स्पॉन्टेनिया इवोल्व हुआ ना, ये विकास का क्रम है कि उससे ये बना है। और उसके बाद में ओराइजा इंडिका, ओराइजा सेटाइवा की स्पीसीज है इंडिका और जैपोनिका, ये सब बनी है। ऐसे अगर हम देखें कि गुजरात के अंदर पर्टिकुलर जगह का नाम है लोथल, तो लोथल से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, लगभग 2300 BC के ये फॉसिल्स हैं। कार्बोनाइज्ड फॉसिल्स यानी कि जो अनाज जो दब गया था उसके जो फॉसिल्स हैं वो एक साइड है ना। मैक्सिमम डाइवर्सिटी के हिसाब से तो आपका आएगा जयपुर ट्रैक्ट उड़ीसा का। और वैसे कार्बोनाइज्ड जो फॉसिल्स हैं वो जो आपकी मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसका लास्ट जो कोने यानी कि जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ से लोथल गुजरात बिलोंग करता है, वहाँ इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, अब देखो आगे बढ़ेंगे अपन। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि चावल का जो उत्पत्ति है उसको लेके दो प्रकार की
कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट तो कहती है कि चावल का ओरिजिन है वो पॉलीफाइलेटिक है, और दूसरी कॉन्सेप्ट कहती है कि मोनोफाइलेटिक है। एक से ज़्यादा पूर्वज होने पे हम पॉलीफाइलेटिक बोलते हैं, और एंसेस्ट्री की केवल एक ही लाइन होती है तो हम मोनोफाइलेटिक बोलते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड, वो है मोनोफाइलेटिक। मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है? मोनोफाइलेटिक है। तो दोनों चीज़ों को अपन देख लेते हैं। अगर पॉलीफाइलेटिक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम है ओराइजा रूफिपोगान। ये सेटाइवा की जितनी भी स्पीसीज हैं, मोस्ट वेराइटीज, उन सब का एंसेस्टर यही है। यानी कि अगर हम बात करें कि ओराइजा सेटाइवा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आंसर क्या आएगा? पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओराइजा रूफिपोगान। लेकिन ओराइजा सेटाइवा की कुछ एक स्पीसीज का जो ओरिजिन है वो ओराइजा माइन्यूटा से भी हुआ है। तो पॉलीफाइलेटिक के अकॉर्डिंग हमारे ओराइजा सेटाइवा के दो प्रोजिनेटर हैं। एक तो हो गया रूफिपोगान और दूसरा हो गया माइन्यूटा। तो ज़्यादातर जो रोल है वो रूफिपोगान का है कि मोस्टली जो सेटाइवा की स्पीसीज हैं वो रूफिपोगान से आई हैं। ऐसे ही दूसरा एक जो हमने बात किया कि ग्लोबेरिमा है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में उसकी खेती भी होती है, उसका जो प्रोजेनेटर है वो बैरथी, ओराइजा की स्पीसीज है बैरथी, ये रहा हुआ है। तो इसको देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे एक तो नाम आ गया रूफिपोगान, एक नाम आ गया माइन्यूटा, एक नाम आ गया बैरथी। तो चावल की अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग पूर्वज रहे हुए हैं, ये पॉलीफाइलेटिक के अकॉर्डिंग समझ में आता है। अगर हम मोनोफाइलेटिक की बात करेंगे कि मोनोफाइलेटिक कॉन्सेप्ट जो कि ज़्यादा साइंटिस्ट इसको फेवर भी करते हैं, उसके हिसाब से बात करें तो एक तो हमारी स्पीसीज है सेटाइवा, जो कि मैन स्पीसीज है, ओराइजा सेटाइवा, जो सबसे ज़्यादा खेती भी होती है, काम में भी आती है। दूसरी था ओराइजा ग्लोबेरिमा। इन दोनों का जो एंसेस्टर रहा है वो रहा हुआ है ओराइजा लॉन्जी स्टेमिनाटा। तो आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि सही चीज़ ज़्यादा क्या है? मोनोफाइलेटिक है। तो मोनोफाइलेटिक के अकॉर्डिंग हमारी चाहे सेटाइवा हो या ग्लोबेरिमा हो, दोनों का जो पूर्वज है वो लॉन्जी स्टेमिनाटा रहा हुआ है। लॉन्जी स्टेमिनाटा का ही दूसरा नाम है ओराइजा पेरेनिस, कि एक वाइल्ड पेरिनियल ग्रास है, इसलिए आप इसको पेरेनिस नाम से भी इसको बोला जाता था, लेकिन सही नाम इसका क्या है? ओराइजा लॉन्जी स्टेमिनाटा। तो एक चीज़ आपको यहाँ से कंफर्म करनी है, ओके। अब देखो अगला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर प्रोडक्शन के हिसाब से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि अगर कोई क्वेश्चन प्रोडक्शन या चावल की पैदावार के हिसाब से आएगा, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि पूरे वर्ल्ड में चावल का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो एशिया से होता है। 85% जो चावल पैदा होता है वो एशिया से होता है। उसमें भी नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया आता है। तो अगर कोई सीरियल या क्रम की बात आती है तो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, ऐसे आपको तैयार करना है। अगर केवल इंडिया के हिसाब से बात होती है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल की खेती वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर तमिलनाडु आएगा, फिर उड़ीसा आएगा। यानी कि आपको लगभग 4-5 जो हैं सीरियल में वो पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड चाइना है, हम 2 नंबर पे आते हैं। इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल 1 नंबर पे आता है, यूपी सेकंड पे है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन से जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसके बाद में हम आगे जो सेक्शन ले रहे हैं उसमें हम प्लांट के बारे में हमें कौन से करैक्टर पता होना चाहिए, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी की बातें करेंगे। एक तो जो चावल का पौधा है वो लगभग सेमी एक्वेटिक होता है, कि बहुत ज़्यादा पानी जो होता है, काफ़ी दलदल जैसा जो माहौल होता है उसमें आराम से खड़ा रहता है, तो सेमी एक्वेटिक है।
फ्री टिलरिंग है ना। इसमें काफ़ी सारे जो टिलर्स हैं वो बनते हैं, जैसे गेहूं में भी टिलर्स बनते हैं, इसमें भी फ्री टिलर्स हैं वो बनते हैं। एनुअल ग्रास है ना, कोई दिक्कत नहीं इन बातों में। इसका जो स्टेम है वो जॉइंटेड स्टेम होता है, लगभग आपको सभी ग्रासेस के अंदर जॉइंटेड स्टेम ही होता है, उसको आप कल्म बोलते हैं ना। गेहूं के अंदर भी हम कल्म वर्ड यूज़ करते हैं, चावल में भी कल्म वर्ड यूज़ करते हैं। एक नाम आता है कि पल्विनस क्या होता है। अब पल्विनस का मतलब ये कि जो आप यहाँ पे चावल की स्टेम बनाएंगे तो स्टेम का जो नोड वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा फुला हुआ होता है, यानी कि जहाँ पे नोड के जस्ट ऊपर का भाग है वो थोड़ा सा फूल जाता है, इसको अपन पल्विनस बोलते हैं। तो इसके अंदर जोड़ है ना, नोड इंटर नोड होते हैं, लेकिन नोड के जस्ट ऊपर का जो भाग है वो पल्विनस कहलाता है। और थोड़ा सा एक बात ये भी होती है कि यहाँ पे जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो पाया जाता है, तो उसकी वजह से जो इंटर नोड्स हैं वो लंबी होती हैं। तो पल्विनस स्टेम का यानी कि देखा जाए तो नोड के पास वाला एरिया होता है जो थोड़ा सा फुला हुआ होता है ना, हल्का सा फुला हुआ भाग होता है। ऐसे एक नाम आता है प्रोफिलम, कि प्रोफिलम क्या होता है। अब देखो चावल को जब हम उगाते हैं तो जो पहली पत्ती होती है उसमें ब्लेड नहीं होती है ना, कि उसमें फोटोसिंथेटिक भाग है वो नहीं होता। तो ये चावल की पहली पत्ती होती है फर्स्ट लीफ, जिसमें ब्लेड नहीं होती है ना, जो लेमिना होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, उसको बोलते हैं प्रोफिलम। तो चावल की पहली पत्ती जिसमें ब्लेड नहीं होता है वो एक सुई की तरह निकलती है, उसका नाम होता है प्रोफिलम। अगले नाम आते हैं लिग्यूल और ऑरिकल्स। अब देखो गेहूं में भी ये नाम आए थे कि पत्ती के 4 भाग होते हैं, एक होता है ब्लेड जिसको लेमिना भी बोलते हो, एक होता है सीथ जो लगभग जो इंटरनोड होती है उसको कवर करता है, और एक होता है लिग्यूल। और लिग्यूल का मतलब एक सल्क जैसी संरचना होती है जो होता तो एक है, लेकिन बाद में उसके रैप्चर होने से उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। तो दोनों साइड में जहाँ पे ब्लेड और सीथ का कनेक्शन होता है वहाँ ये दोनों साइड में लटकी हुई छोटी सी सल्क जैसी संरचनाएं होती हैं लिग्यूल, और वहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिकल। तो ये दोनों है ना, आपके जो गेहूँ है वहाँ भी सेम चीज़ें आती हैं, चावल है वहाँ भी सेम चीज़ें आती हैं, कि पत्ती के 4 भाग होते हैं। ऐसे जब पौधे के अंदर इन्फ्लोरेसेंस आता है तो इन्फ्लोरेसेंस के पास की जो पत्ती होती है उसको अपन बूट लीफ या फ्लैग लीफ ऐसे नाम बोलते हैं। तो ये दोनों में एप्लीकेबल है। अब आपको ध्यान देना है कि चावल के अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो टर्मिनल पेनिकल होता है, पौधे के शीर्ष पे निकलेगा और वो पेनिकल के नाम से जाना जाता है, काफ़ी लंबा एक पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस के रूप में आता है। अब पेनिकल क्या चीज़ है उसको आप समझिए कि पेनिकल में बहुत सारे पुष्पक लगे रहते हैं, ये तो पुष्पक्रम का नाम हो जाता है, और अकेला जो पुष्प होता है उसको अपन स्पाइकलेट बोलते हैं, है ना। जो स्पाइक होती है उसका हिस्सा जो होता है ना, पेनिकल एक प्रकार का स्पाइक है, और उसका जो कंपोनेंट होता है यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं स्पाइकलेट, यानी कि जो पुष्पक होता है एक प्रकार से उसका नाम होता है स्पाइकलेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्पाइकलेट के गुच्छे बनते हैं, और कई सारे जो स्पाइकलेट हैं वो एक साथ एक गुच्छा बनाएंगे। हाँ, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक स्पाइकलेट है, ऐसे एक स्पाइकलेट है, तो कई सारे जो स्पाइकलेट हैं उनके गुच्छे बनेंगे, और इन गुच्छों का पूरा एक क्लस्टर बनेगा, और ये पूरा क्लस्टर है वो एक साथ प्रेजेंट होता है। तो सिंगल स्पाइकलेट जो होती है उसमें क्लस्टर है वो 2 से 7 जो स्पाइकलेट्स हैं वो क्लस्टर में जा सकते हैं। अगर आप सिंगल स्पाइकलेट की बात करोगे तो वो क्या है कि एक लेटरली कंप्रेस्ड, यानी थोड़ा सा जो चावल है वो गोल नहीं होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है ना, लेटरली कंप्रेस्ड है, उसमें एक ही फ्लोवर होता है, सिंगल फ्लोवर, और उसमें एक छोटा सा डंठल होता है उसको अपन बोलते हैं पेडिशल। तो चावल के जो सिंगल फ्लोवर होते हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड 1 फ्लोवर और पेडिसलेट होते हैं। पॉलिनेशन की बात करेंगे, इसमें लगभग सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फ्लोवर की जो कवरिंग है
यानी कि फ्लावर के नाम पे जो स्ट्रक्चर्स होती है वो बाहर से कवर्ड हो जाती है। कवरिंग का जो काम है वो दो चीज़ें करते हैं, एक को अपन बोलते हैं लेमा और एक को बोलते हैं पेलिया। लेमा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पेलिया है वो छोटा होता है, और लगभग जो आन है वो लेमा पे होती है। तो आप इनको दिखा सकते हैं कि एक लेमा है और एक पेलिया है। पेलिया छोटा होता है और जो आन होती है वो लेमा पे है। तो एक लेमा है, ये लेमा सेक्शन हो गया, कवरिंग है ये दोनों ही, और ये हो गया पेलिया। तो लेमा और पेलिया दोनों ही कवरिंग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आगे कई सारी बातें आएंगी जो इनसे कनेक्ट होंगी। तो आपको लेमा पेलिया क्या है, फूल नहीं है, फूल का कवरिंग होता है। और इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं हल और हस्क। तो आगे टेक्निकली दो नाम और आएंगे, हल हस्क, वो क्या है, तो वो एक प्रकार का कवरिंग है कि चावल के फ्लोवर के बाहर जो लेमा और पेलिया की कवरिंग है उनसे हल और हस्क बनता है। एक्चुअल फ्लोवर में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको दो लॉडिक्यूल्स मिलते हैं, ये गेहूं में भी होते हैं। लॉडिक्यूल्स जो होते हैं वो पेरियंथ का अपहासित भाग होता है। जो पेरियंथ होता है, पेरियंथ को हिंदी में आप परिदल पुंज बोलते हैं। तो परिदल पुंज की जो इकाई है उसको टैपल बोलते हैं। तो टैपल तो एक सर्फ जैसी या सेपल जैसी संरचना होती है, लेकिन अगर वो बहुत छोटी रह जाए तो उसको लॉडिक्यूल बोलते हैं। तो लॉडिक्यूल वैसे तो टैपल है, लेकिन वो बिल्कुल से कम विकसित संरचना होती है। इसमें 6 स्टेमन्स होते हैं और वो 2 चक्र में लगे रहते हैं। गाइनोसियम या पिस्टिल की संख्या 1 होती है, स्टाइल इसमें 2 होती है, और जो स्टिग्मा है वो प्लमोज होते हैं, कि पंख जैसी होती है, प्लमोज स्टिग्मा होती है। तो लॉडिक्यूल होते हैं, स्टेमन्स है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए। अगला मैटर इसमें आता है कि कैरियोप्सिस, जो आपके सीरियल्स हैं उनमें जो ग्रेन होता है, जो दाना होता है, वो एक्चुअल में फ्रूट होता है। और फ्रूट के अंदर जो फ्रूट की भित्ति प्लस सीड कॉट, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और ऐसे बीज जो कभी नहीं खुलते और जिनमें फ्रूट और सीड कॉट दोनों जुड़ जाते हैं उनको कैरियोप्सिस बोला जाता है। अब कैरियोप्सिस के बाद में आपको ध्यान देना है कि एक तो नाम आता है कि रफ राइस किसे कहते हैं, एक होता है कि ब्राउन राइस किसे कहते हैं। तो रफ राइस को ही हम पैडी बोलते हैं, जिसमें हल प्रेजेंट होता है कि लेमा पेलिया जिसमें लगा हुआ होता है। जो आप चावल लाते हैं उसमें कई बार ऐसे चावल आते हैं जिनके ऊपर छिलका होता है ब्राउन कलर का, तो जो छिलका है वो लेमा पेलिया है, वो हल है, उसको अपन बोलते हैं रफ राइस और उसी को पैडी बोलते हैं। अगर हम हल को हटा देते हैं तो उसको अपन ब्राउन राइस या हस्क्ड बोलते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि नाम के अंदर हस्क्ड आएगा लेकिन इसमें हल अब्सेंट होता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को कि जो हस्क्ड राइस होता है उसमें हल अब्सेंट होता है, रफ राइस है उसमें हल प्रेजेंट होता है। चावल के अंदर जो अपन चावल पौधे से प्राप्त करते हैं जो कि हल वाला होता है, रफ होता है, उसमें लगभग 20% पार्ट है वो हल बनाता है। तो क्वेश्चंस के अंदर ऐसे भी लेवल होते हैं कि आपको एग्जैक्ट जो फिगर है वो पूछी जाती है, तो हल है वो 20% हिस्सा बनाता है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि चावल के केस में हम ब्रान किसे कहते हैं। देखो, ब्रान चावल का ही एक हिस्सा होता है जिससे ब्रान ऑयल भी प्राप्त होता है, जो हम आगे देखेंगे। ब्रान का मतलब होता है कि पेरिकार्प, न्यूसेलस, एल्यूरोन लेयर और एम्ब्रियो, यानी कि इसमें जो एंडोस्पर्म है वो नहीं है। तो एंडोस्पर्म के अलावा जो बाकी चीज़ें इसके अंदर आ गई कि पेरिकार्प आ गया, न्यूसेलस आ गया, एल्यूरोन लेयर आ गई, एम्ब्रियो आ गया, इन सबको मिलाकर के ब्रान बोला जाता है। एम्ब्रियो को ही जर्म बोलते हैं, है ना। जो जर्म ऑयल होता है वो एम्ब्रियो का निचोड़ होता है। ब्रान ऑयल होता है वो एम्ब्रियो के साथ में पेरिकार्प, न्यूसेलस, एल्यूरोन और डाल देंगे तो वो सबका निचोड़ होता है। तो ब्रान ऑयल एक एडिबल भी है, न्यूट्रिशनल भी है और मेडिकली भी यूज होता है। तो इकोनॉमिकली ब्रान ऑयल पूछा जा सकता है, उसमें ब्रान के हिस्से क्या क्या हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
अगला पार्ट अपन इसमें ऐड करते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स आ सकते हैं जो चावल की वैरायटीज हैं, खेती है, उससे जुड़े हुए होते हैं। एक तो होता है कि जैसे चावल की कुछ वैरायटीज़ को अपन बोलते हैं लो लैंड वैरायटीज़, कुछ को बोलते हैं अपलैंड वैरायटीज़। तो लो लैंड अपलैंड ऊंचाई और नीचाई का मामला नहीं होता है, इसका कनेक्शन होता है सिंचाई से। तो जहाँ सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है इरिगेटेड, वो लो लैंड वैरायटी होती हैं। और जो केवल बारिश के पानी से या रेनफॉल से जो फसलें ली जाती है वो अपलैंड वैरायटीज होती हैं। यानी कि आप ध्यान देना, ऊंचाई या पहाड़ों का या ढलान का ऐसा मैटर नहीं है, सिंचाई जरूरी है या सिंचाई नहीं जरूरी है उसके आधार पे वर्ड होते हैं। एक और वैरायटी होती है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग और डीप वैरायटी। फ्लोटिंग और डीप वैरायटी वो होती हैं जो खड़े पानी के अंदर या ऐसे खेत जिनमें पानी लगातार भरा रहता है उनमें जो चावल की खेती होती है वो फ्लोटिंग राइस वैरायटीज होती हैं। जहाँ सिंचाई करनी पड़ती है वो लोलैंड होती हैं, जहाँ सिंचाई नहीं करनी पड़ती वो अपलैंड वैरायटीज होती हैं। ऐसे ही एक नाम आता है ग्लूटेनस चावल और नॉन ग्लूटेनस चावल। अब ग्लूटेनस को अपन ओपैक भी बोल सकते हैं और जो नॉन ग्लूटेनस है उसको अपन ट्रांसल्यूसेंट भी बोलते हैं। तो ग्लूटेनस चावल जो होता है वो चिपचिपा होता है ना, अपन लोग जो खाते हैं वो नॉन ग्लूटेनस होता है, जहाँ पे चावल को मतलब कि ऐसे डिश बनाए जाते हैं जहाँ चावल का बिल्कुल से आपस में चिपकना जरूरी हो। तो वहाँ अगर हम चावल काम में लेते हैं, जैसे जापान वगैरह के अंदर है, कोरिया वगैरह है, तो वहाँ जो चावल काम में आता है वो बाकी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएं और सारा अपन स्टिक से खाते हैं तो वो चिपचिपा चावल चाहिए होता है, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लूटेनस और ओपैक। अब यही बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो ग्लूटेनस होता है उसमें डेक्स्ट्रीन होता है, जबकि जो नॉन ग्लूटेनस है उसके अंदर स्टार्च होता है। तो अपन जो चावल खाते हैं वो स्टार्च रिच है और वो एक्चुअल में क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है या नॉन ग्लूटेनस है। जबकि जो स्टिकी चावल होता है, जो चिपचिपा चावल होता है वो डेक्स्ट्रीन रिच होता है, उसको अपन ओपैक या ग्लूटेनस बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड लगभग जो 90% प्रोडक्शन है वो स्टार्च वाले चावल का ही होता है। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब स्पीसीज के बारे में बात कर लेंगे। एक तो जैसे सब स्पीसीज है इंडिका, है ना, जैसे नाम आ गया ओराइजा शटाइवा, तो ये जीनस का नाम हो गया, ये स्पीसीज का नाम हो गया। और अब अपन आगे बढ़ रहे हैं सब स्पीसीज। तो सब स्पीसीज एक तो है इंडिका। तो इंडिका हम इंडिया में जो चावल परंपरागत रूप से जो यहाँ का नेटिव चावल है, जो इंडिया में भी है, इंडो चाइना भी है, फिलीपींस में भी है, वो इंडिका चावल है। कल्टीवेशन के हिसाब से ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। जबकि दूसरी वैरायटी जिसको अपन बोलते हैं सब स्पीसीज जैपोनिका, ये सब ट्रॉपिकल है। कि ट्रॉपिकल से हम थोड़ा सा पॉल्स की तरफ जाते हैं तो सब ट्रॉपिकल एरिया आता है, जिसमें जापान है, कोरिया है, नॉर्थ चाइना है, उसमें इसकी खेती होती है। तो इंडिया में जो खेती होती है वो हो गया ओराइजा सेटाइवा सब स्पीसीज इंडिका, है ना, वो अपने आप एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है। ऐसी एक चावल का नाम होता है बुल्लू वैरायटी। अब बुल्लू वैरायटी एक्चुअल में जैवेनिका सब स्पीसीज होती है जो कि इंडोनेशिया के अंदर उसकी खेती की जाती है। तो बुल्लू वैरायटी सब स्पीसीज जैवेनिका का नाम होता है। अब एक बात आती है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है वो क्या होती है। तो चावल की खेती वैसे तो हिली एरिया में भी होती है, मैदानी भागों में भी होती है, काफ़ी प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल उसको बोलते हैं जो वाटर के थ्रू बहा के लाई जाती है। ये पानी अपने साथ बहा के जो मिट्टी लाता है उसको अपन बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जो हवा से बह के आती है उसको बोलते हैं इवोलियन सॉइल। तो एलुवियल सॉइल यानी कि मेनली जो नदियां हैं उनके वैली, उनके डेल्टा, वहाँ पे नदियों के साथ में जो मिट्टी बह के आती है वो इसके लिए सबसे मोस्ट प्रीफर्ड जो सॉइल है वो होती है। टेम्परेचर रेंज है वो लगभग 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चावल की खेती है वो आराम से हो जाती है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्रॉप है तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नीडेड होता है। इंडिया के अंदर मेनली जो पूरा खेती होता है चावल का लगभग 90% कल्टीवेशन है वो वेट पैडी कल्टीवेशन है।
यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो खेत में पानी भरा रहता है, वेट पैडी कल्टीवेशन, वो हम इंडिया के अंदर करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है कि जब हम चावल की खेती करते हैं तो पहले नर्सरी के अंदर उसकी पौध तैयार होते हैं, फिर पौध की रुपाई होती है, रुपाई को अपन बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। तो हाथ से, या अपन बात करें कि मैन एक्टिविटी होती है कि जो लेबर वर्क है उसके थ्रू चावल की रुपाई होती है। तो सीडलिंग जो कि ट्रांसप्लांटिंग में काम आते हैं, उनकी लंबाई पूछी जा सकती है कि लगभग 18 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। जब चावल की रुपाई होती है तो खेत में लगभग 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर जो पानी है वो होना चाहिए। ऐसे ही चावल के खेत में जो खरपतवार है उसका हटाने के लिए गेहूं में भी हम यही काम में लेते हैं, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है 2,4-D उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं वो गेहूं और चावल दोनों में 2,4-D से हटाए जाते हैं। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि इंडिया के रेफरेंस के अंदर चावल की अगर हम खेती की बात करें तो हम विंटर में भी राइस की खेती करते हैं, ऑटम में भी करते हैं, स्प्रिंग में भी करते हैं। स्प्रिंग वाले को ही हम समर राइस बोलते हैं। तो जो विंटर राइस है उसको अपन निकनेम वाइज अमन बोलते हैं, ऑटम वाले को ऑस बोलते हैं, स्प्रिंग वाले को बोरो बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इन तीनों वेराइटीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा हम उगाते हैं वो तो है अमन, कि हम विंटर राइस के रूप में इसकी खेती लेते हैं। जून जुलाई से सितंबर दिसंबर तक ये फसल तैयार होती है। लेकिन सबसे कम समय में पकने वाली जो फसल है शॉर्टेस्ट, वो 90 से 120 दिन, यानी कि 3 से 4 महीने में जो वैरायटी तैयार हो जाती है, या सबसे कम समय में जो तैयार होने वाला वैरायटी है वो है ऑटम राइस। तो मेनली खेती होती है विंटर राइस की, सबसे कम टाइम में जो खेती होती है वो है ऑटम राइस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, और अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया में रही हुई हैं। तो एक प्रोजेक्ट का नाम आता है कोरा ग्रामोदय केंद्र, है ना। जैसे ये खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए कुछ सेंटर बनाए गए थे, उसका नाम है कोरा ग्रामोदय केंद्र। ये मुंबई के अंदर है और इसका कनेक्शन है 13 मार्च 1953 से। ये एक्चुअल में हमारे यहाँ चावल जो पैदा होता है, या हमारे जो देसी जो वैरायटीज़ थी उनसे चावल की खेती अगर हम करते तो हमारी उपज आती थी एवरेज लगभग 840 किलोग्राम पर हेक्टर। लेकिन बाद में कुछ उन्नत तरीके अपनाए गए और हमने पैदावार को बढ़ा के लगभग 9,000 से 13,000 किलोग्राम पर हेक्टर तक बढ़ाया। और ये बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, यानी कि उपज को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसका नाम है जापानीज मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो जापान के सहयोग से ना जापानीज मेथड का इस्तेमाल करके चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया गया था, जो एक्चुअल में मुंबई से जुड़ा हुआ है। कोरा ग्रामोदय केंद्र से अपन देख सकते हैं। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैटर है। ऐसे बात आती है कि जब चावल अपन खेत से उसकी फसल ले लेते हैं, उसके बाद में उसकी काफ़ी सारी प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रोसेसिंग को अपन मिलिंग बोलते हैं। और मिलिंग के समय जब चावल ले जाया जाता है तो उसमें लगभग 14 से 16% यानी कि 15% मॉइस्चर है वो उसमें होता है। एक मशीन जो उसका हल हटाने का काम करता है, यानी कि जो उसमें आपने अभी देखा कि लेमा एंड पेलिया है वो हल बनाते हैं, तो हलर मशीन जो होती है वो रिमूव करने के काम आती है ब्रान लेयर को, कि हस को जो ब्रान लेयर है उसको रिमूव करती है। कंपैरेटिवली बात करें तो हमारे पूरे चावल के अंदर जो रफ़ राइस होता है, उस रफ़ राइस के अंदर 20% हल होता है, 64% जो पार्ट है वो रियल चावल होता है, जिसमें कंप्लीट चावल और चावल के टुकड़े वो सब आ जाएंगे। 13% इसमें ब्रान होता है, क्योंकि ब्रान ऑयल इम्पॉर्टेंट है तो ये आपको पता होना चाहिए। फिगर आपको पता होना चाहिए कि लगभग 13% चावल जो होता है उसके अंदर ब्रान की मात्रा होती है, वो लगभग 13% होती है। बाकी हम जो मार्केट में चावल ला के अपन खाते हैं वो पॉलिश राइस होता है, तो फर्दर उसके अंदर कुछ हिस्सा पॉलिश कंपाउंड्स हैं उनका भी होता है, तो पॉलिश किया हुआ चावल होता है, रफ राइस नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार बॉइल्ड या कन्वर्टेड राइस क्या होता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
कि पारबॉइल्ड राइस या कन्वर्टेड राइस क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि जो चावल हम खेत से पैडी या धान की जो खेती लेते हैं उसको अपन 24 घंटे पानी में भिगोते हैं, गर्म पानी होता है, हॉट वाटर। उसके बाद में जो भाप है उसमें उसको रखते हैं प्रेशर के साथ में, अपना कुकर जैसा सिस्टम होता है उसके अंदर, उसको भाप के साथ में प्रेशर पे रखते हैं और फिर उसके बाद में उस चावल को निकाल के सुखाया जाता है और फिर उसका जो छिलका है वो हटाया जाता है। ऐसा करने पे क्या होता है कि जो ब्रान है उस ब्रान के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन एक्चुअल में जो चावल का एंडोस्पर्म है उसमें आ जाता है। और एक तो बात ये आती है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। दूसरा बात ये आती है कि ऐसे चावल हैं जब हम उसको मिलिंग करते हैं तो वो टूटते कम हैं। तो हाई यील्ड ऑफ फुल ग्रेन, तो चावल टूटेंगे नहीं है ना, क्योंकि दाने नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, पूरा चावल हमें मिलिंग से प्राप्त हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि ऐसा चावल जो कि हमने पार बॉइल्ड तरीके से या कन्वर्टेड राइस बनाया है उसमें ब्रान के कंपोनेंट आ जाते हैं। ब्रान जो है वो विटामिन B1 में रिच होता है जो कि थायमिन का सोर्स होता है। तो विटामिन B1 की वजह से जो ब्रान का जो विटामिन B1 है वो पाराबॉइल्ड राइस के अंदर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये हेल्दी राइस है। और पर्टिकुलर जिन एरिया के अंदर पाराबॉइल्ड राइस खाया जाता है वहाँ के लोगों में बेरी डिजीज नहीं होती है। तो अपने आप में पाराबॉइल्ड अच्छा सेक्शन है, विटामिन को लेके अच्छा सेक्शन है, थायमिन को लेके अच्छा सेक्शन है और बेरी डिजीज़ को ये नहीं होने देता है, क्योंकि अगर आप इसका कंजप्शन करेंगे तो विटामिन B1 है उसकी पूर्ति हो जाती है। देखो इसके बाद में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस के हिसाब से और बातें की जाएं तो चावल से कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो भी तैयार होती हैं। ये एक्चुअल में फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं कि चावल को अगर हम फंगल फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो उससे हम जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। एक का नाम है सैक जो कि जापान का प्रोडक्ट है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट का नाम है वैंग्स स्टिन जो कि चाइना के अंदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो बनाई जाती है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी मिल सकता है कि सोडियम सिलिकेट जो होता है कि चावल से हम सोडियम सिलिकेट प्राप्त करते हैं और सोडियम सिलिकेट एक्चुअल में जो चावल का छिलका है उसकी राख से प्राप्त होता है ना। चावल का जो हल है वो हट जाएगा, उसकी राख बनाई जाती है और उस राख के अंदर सोडियम सिलिकेट होता है। सोडियम सिलिकेट का उपयोग बाद में जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर होता है। ऐसे ही बात हमने की थी राइस ब्रान ऑयल। तो राइस ब्रान से जो ऑयल प्राप्त होता है वो अपने आप में एडिबल भी है, विटामिन ई का सोर्स होता है, उसमें विटामिन बी भी है। अभी हमने बात की उसके अंदर विटामिन B1 भी होता है, थायमिन भी होता है। ऐसे ही है गामा ओरिजिनॉल। तो गामा ओरिजिनॉल का सोर्स है, विटामिन ई का सोर्स है, विटामिन B1 का सोर्स है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फैटी एसिड्स भी हैं जैसे कि ओलिक एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड है, लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अगर इन सबको देखा जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो है 38.4% ओलिक एसिड। तो ओमेगा 9 फैटी एसिड रिच होता है। एक तो क्या है कि ब्रान ऑयल के अंदर विटामिन B1 है, विटामिन ई है, विटामिन ई को अपन टोकोफेरोल बोलते हैं, गामा ओरिजिनॉल होता है। लेकिन फैटी एसिड के हिसाब से बात करेंगे ये सब फैटी एसिड्स हैं, चावल में नहीं होते हैं। चावल के ब्रान से जो तेल निकलता है उसकी बात हो रही है, फैटी एसिड रिच होता है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो फैटी एसिड कौन सा है, ओमेगा 9 फैटी एसिड है, ओलिक एसिड। लेकिन इसके अंदर लिनोलेनिक एसिड भी होता है। तो जो अपन अलसी खाते हैं उनके अंदर भी लिनोलेनिक एसिड आता है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। मेडिकली बात की जाए तो हमारा जो चावल के ब्रान ऑयल की बात करें तो वो कुछ जो हेल्थ बेनिफिट हैं उसके होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना, ये लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से हाइपरटेंशन वगैरह होती हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको कम करता है। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको कम करता है। तो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल,
ट्राइग्लिसराइड्स, इनके कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है, यानी कि जो हाइपर लिपिडेमिक प्रॉब्लम्स होती हैं या लिपिड से होने वाले जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको कम करने के लिए ब्रान ऑयल है वो काम में लिया जाता है। विटामिन बी की कमी के पूरा करता है, विटामिन ई इसके अंदर होता है, और जो ओमेगा 9, 6 और 3 फैटी एसिड्स हैं वो भी इसके अंदर होता है। ओके, अगला सेक्शन अपन बात करेंगे राइस ब्रीडिंग को लेकर के। राइस की ब्रीडिंग से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइस ब्रीडिंग के लिए इंडिया के अंदर एक तो सेंटर आता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक में है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ जो मेन काम हुआ है वो है इंडिका जैपोनिका हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट, कि हमारी इंडियन वैरायटी इंडिका है, जापान की वैरायटी है वो जैपोनिका है। उनके हाइब्रिडाइजेशन से जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, जो भारत के हिसाब से जो उपयोगी किस्में हैं वो बनाई गई थी। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, उसका काम है। मेनली जो जैपोनिका वैरायटी थी उससे जो जीन लिए गए वो थे फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस, कि ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल के हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, तो वो करेक्टर है वो जैपोनिका से लिए गए। हाई प्रोडक्टिविटी का करेक्टर है वो जैपोनिका का है। इंडिका वैरायटी से जो करेक्टर इसमें डाले गए थे वो है हार्डीनेस एंड अडेप्टेबिलिटी, कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबिलिटी है कि पौधा वहाँ पे सेट हो जाए, अडेप्टेबिलिटी है, हार्डीनेस है, ये करेक्टर इंडिका से लिए गए। जैपोनिका से ज़्यादा उपज देने के लिए ज़्यादा अपन फर्टिलाइजर को पौधा रिस्पॉन्स दे, ये करेक्टर जैपोनिका के थे। तो इंडिया की वैरायटी और जापान की वैरायटी दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पे मेन काम हुआ था। और ADT27 ये वैरायटी यहाँ की मेन वैरायटी है, जो CRI कटक से लॉन्च की गई थी, जो इंडिया और जापान की इंडिका एंड जापोनिका वैरायटीज़ का मिक्सअप था। हाई यील्डिंग भी था और हमारे यहाँ के लिए सूटेबल भी था। ऐसे एक नाम आता है कि ड्वार्फ म्यूटेंट राइस क्या है, तो इसको तैयार किया गया था ताइवान के अंदर। इसका नाम है DGO Wu Zhen। ये स्पॉन्टेनियस ड्वार्फ म्यूटेंट है, क्योंकि चावल के जो पौधे हैं उनमें पैदावार को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो रोल है वो है हाइट को कम करना क्योंकि हाइट को रिड्यूस करने से पौधे के अंदर जो लॉजिंग की समस्या है वो कम हो जाती है। आपने जिब्रेलिक एसिड में भी पढ़ा था कि जो राइस फुल सीडलिंग डिजीज होती हैं उसमें उपज है वो कम हो जाती है। तो पतले पौधे हैं वो लंबे पौधे वो कमज़ोर होते हैं, दानों का वजन सह नहीं सकते। तो लंबाई को कम करने के लिए ड्वार्फ म्यूटेंट की जरूरत पड़ी थी। और पहला जो ड्वार्फ म्यूटेंट है उसका नाम है DGO Wu Zhen, जो कि ताइवान के अंदर प्राप्त था। और पहला जो ड्वार्फ राइस है वो ताइवान में ही बनाया गया, उसका नाम है ताइचुंग नेटिव फेस्ट। तो फेस्ट ड्वार्फ राइस है, ड्वार्फ राइस से ही हमारी जो उपज है वो बढ़ी है। ऐसे दूसरा नाम आता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, जो लॉस बैनोस यानी कि फिलीपींस में है। ये एक्चुअल में हमारे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी राइस की वैरायटीज़ हैं उन सब के जर्म प्लाज्म को यानी कि उनके जर्म बैंक का स्टोरेज यहाँ पे है। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना उसको क्रायो प्रिजर्वेशन के जीन्स को स्टोर करना जर्म बैंक, ये काम कहाँ पे होता है? IRRI में होता है। ये पूछा भी गया है, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, लॉस बैनोस फिलीपींस में है। अब इंडिया की रेफरेंस में बात की जाए तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ में नाम आता है जया। ऐसे जो जल्दी पकती हैं उन वैरायटीज़ में नाम आता है कावेरी, बला। जो ग्रेन की क्वालिटी अच्छी देते हैं उसमें विजया है, रत्ना है, कृष्णा है। और जो लेट पकती हैं वो है जगन्नाथ वैरायटीज। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो अलग अलग वैरायटीज अपन खेती में काम में लेते हैं। कुछ हाई यील्डिंग है, कुछ जल्दी पकने वाली है, कुछ लेट पकने वाली है। ऐसे राजस्थान के हिसाब से बात की जाए तो राजस्थान में अपन जया की खेती करते हैं, रत्ना है, चंबल है, बला है, खुशबू, BK 190, BK 79, पूसा 221, माही, सुगंधा, ये कुछ वैरायटीज़ राजस्थान के अंदर इनकी खेती की जाती है। तो ऐसे अपन काफ़ी सारा जो कंटेंट है राइस का, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, वो सारा का सारा इस क्लास से आराम से कवर कर सकते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर लगभग ऐसा ही कुछ बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो कोई डाटा अगर हो या कोई
प्रोजेक्ट अगर हो तो हर एंगल से आपको तैयारी करनी होती है। तो आई होप क्लास विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।